फैसला क्या है, संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। बजाय ये कि लोगों के गले पे पैर रख के बंदिश की जाए, पहले अपना फर्ज हम पूरा कर लें, हम SOPs को इन्फोर्स कर लें। हमारी मुआशी पॉलिसी हो, हमारी सियासी पॉलिसी, उनसे इख्तिलाफ करें। जो सेहत है ना, इसके ऊपर इख्तिलाफ का हक रखें, लेकिन 8, 9, 10 रोज रुक जाए। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर जवाब दें, ये बोलने के पीछे ना छुपें। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह सिंध में भी PTI हुकूमत बनाएगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, इस मसले पर येट वंस अगेन हमें सिंध और वफाकी हुकूमत जो है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। कराची में इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पॉजिटिव केसेस की जो रेशो है वो 30% से भी कई जगह पे जो है वो तजावज़ कर रही है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन का जो है वो ऐलान किया जा रहा है, जो एज़ यू जस्ट हर्ड चीफ मिनिस्टर सिंध वो ये कह रहे हैं कि 8 अगस्त संडे तक जो है ये नाफिज रहेगा। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है इसके बरक्स बिल्कुल जो है वो बात कर रही है। पहली दफ़ा नहीं है, जब भी पिछले 2 सालों में जब भी कोरोना के लॉकडाउन की बात आई है तो वफाक और सिंध हमें आमने सामने ही नज़र आए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि एक फोरम है जिसे NCOC जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर बाकायदा डेटा की कलेक्शन होती है, उसकी बुनियादों पर साइंटिफिकली डिसाइड होता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और उस फोरम पर तमाम जो हुकूमतें हैं, तमाम वफाकी हुकूमतें हैं, उनके सब नुमाइंदगान जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि NCOC की प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें जो हैं ये आयन आउट नहीं होती और हमें हर कुछ महीने के बाद ये जो एक आपसी लड़ाई है इसका हमें पब्लिकली इसका एक्सप्रेशन जो है वो नज़र आता है। गोलाबारी जो है वो दोनों जानिब से जो है वो की जाती है। एक बयान जो है वफाक की तरफ से आती है तो जवाबन उसका जो एक बयान है वो सिंध हुकूमत की तरफ से आता है। हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जिस तरह मैंने ये कहा कि NCOC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ से फैसले क्यों नहीं होते? जब भी लॉकडाउन की बात आती है तो सिंध और वफाक आमने सामने क्यों नज़र आते हैं? ये दोनों मेहमानों से सवाल करेंगे। लेकिन जो बयानबाजी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो एक गोला यहाँ से आता है दूसरा गोला वहाँ से आता है, ज़रा पहले प्रोड्यूसर साहब सुनवा दीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं और फिर जवाबन फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, एक नहीं 2 पाकिस्तान है, हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल करार। अगर सिंध हुकूमत यूनिलैटरली NCOC के फैसलों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। तैमूर साहब आपसे शुरू करती हूँ कि क्या वजह है कि NCOC की प्लेटफॉर्म के होने के बावजूद ये हमें पब्लिक डोमेन में जो लगता है कि अपने स्कोर सेटल हो रहे हैं, ये क्या वजह है कि NCOC में या एक सिविलाइज तरीके से क्यों नहीं हो सकते? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्लेजर। देखिए जी, बहुत ही मुझे दुख होता है, बहुत ही हमें अफसोस होता है जब इन चीज़ों को आप पोलिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर जो है ना आप का जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। हमने 30% पॉजिटिविटी रेट तक पहुंचे हैं। कैन यू इमेजिन हाउ डेंजरस, हाउ लीथल दैट इज? ये कभी भी रिकॉर्ड्स पर हम पहले नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, उसके बाद हम NCOC से बात करते हैं और हम उनको बताते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम काम कैसे करते हैं? वी डू नॉट सिट एंड डिसाइड आवरसेल्व्स, वी टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। जो आपके टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप नॉच आपका जो एलीट हैं मेडिसिन के, उनको हमने बिठाया। वेदर इट्स डॉक्टर सारा, वेदर इट्स डॉक्टर बारी,
उन सबको हमने साथ बिठाया है। वो हमें कह रहे हैं कि जी आजकल जो हालात चल रहे हैं और अभी के जो हालात हैं, the functioning is not possible anymore. We have gone up to occupancy of 70 to 80% in hospitals. Healthcare workers, doctors को कोरोना हो रहा है, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो 100% के करीब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। तो when they are saying they cannot deal with the situation, then what are we supposed to do? Listen to the federal government because of the politics there. अब एक दिन पहले आके असद उमर साहब कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला किया है सिंध हुकूमत ने, और सिंध हुकूमत को जो है सो लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अगले दिन में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर सुबह को सीएम साहब से बात हुई असद उमर की, तो उसने फिर एग्री किया कि बिल्कुल सिंध सही कर रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट, एक साइन डॉक्यूमेंट है जिसपे एनसीओसी के अपने रिकमेंडेशंस हमें आए हैं, जिसमें हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम इस तरह से लॉकडाउन करेंगे, और वो हमें एडवाइस कर रहे हैं। उन्होंने हमें कहा फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप जो है जरा सा टाइम बढ़ा दें, रेस्टोरेंट्स का हमने कम बढ़ा देते हैं, नो प्रॉब्लम, हमने नोटिफिकेशन इशू कर दिया। हमने उसी वक्त उसके साथ साथ उन्होंने हमें कहा जो आपके मिल्क शॉप्स हैं, बेकरीज हैं, मीट शॉप्स हैं, उनका टाइमिंग बढ़ा दें, हमने उनका टाइमिंग बढ़ा दिया। और उसके बरक्स आके सिर्फ इस चीज को पोलिटिसाइज करने के लिए फवाद चौधरी आके कहता है कि सिंध में लॉकडाउन गलत है, तो फिर व्हाट आर वी सपोज टू डू एंड वेयर आर वी सपोज टू गो? ठीक है, एनसीओसी को हम मानते हैं, एनसीओसी हम एडवाइस देते हैं, जो चीजें हमें सही लगती हैं वो करते हैं, बट वी विल नॉट टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। 18 अमेंडमेंट के बाद हमारी जिम्मेदारी है सिंध का ख्याल रखना, सिंध के लोगों का ख्याल रखना। हम उनकी जानो माल के ऊपर ना तो सियासत करने को तैयार हैं और ना ही हम किसी और की डिक्टेशन लेने को तैयार हैं। अच्छा, अली मोहम्मद खान, मैं ये भी बताता चलूं कि वी हैव गिवन वेरी ओपन फ्री हैंड। हमने ये तक कह दिया है लेटेस्ट अपने नोटिफिकेशन में कि जो लोग अपनी दुकानें, अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कंडीशन क्या है कि वो अपने पूरे 100% स्टाफ को जो है लाकर और वैक्सीनेट करें। अच्छा, ये इसमें क्योंकि जब ये फवाद चौधरी साहब की जो हमने बयान सुना, तो और दूसरी तरफ से सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन जो है वो आ रहा था, उसमें बड़ा अभाम था, तो हमने जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है उनसे काटी के लोग जो हैं, हमने उनको फ़ोन किया, जो कुरंगी स्टेट है वहाँ हमने फ़ोन किया, वहाँ उनसे पूछा कि क्या इस पे जो हकायक क्या हैं, तो उन्होंने कहा जी नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को भी इजाज़त मिल गई है कि आप बिजनेसेस खुले रख सकते हैं। तो वहाँ जो तालपुर साहब बात कर रहे हैं वो ठीक है। मैं ज़रा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ये नोटिफिकेशन जो है ये काफ़ी देर पहले इशू हो गया था। फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उसके बहुत देर बाद जो है वो आई। अब जिस तरह मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवाइज हो गई, जो बात कर रहे हैं कि आप बिजनेसेस को कह रहे हैं बंद रखने के लिए, या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उनको तो सब इजाज़त है, प्रोवाइडेड दे फॉलोइंग द SOPs। तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। इससे लग ये रहा है और तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि अभी कराची और सिंध का जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, तो वो एक मोमेंटम और एक हीट बढ़ाने के लिए ये एक सिर्फ जो है वो बस गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं ताकि एक टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर रहे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। मैंने जो है तालपुर साहब की गुफ्तगू सुनी है जी। देखें, एक दो बातों से तो मैं उनके एग्री नहीं करता, इस तरह से मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी जो उनकी कंसर्न्स हैं कोरोना के हवाले से, चूँकि उनकी वहाँ हुकूमत है, उन्होंने उन चीज़ों को ज़रूर देखना है। लेकिन मैं उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा सिंध हुकूमत के कि ये कोरोना के ख़िलाफ़ जो जदोजहद की है वो पूरी कौम ने मिल के की है, और NCOC का जो फोरम है मुझे उसका पता है कि वो बड़ा नॉन पॉलिटिकल तरीके से चला है, और उसमें सब ने एक दूसरे के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। और मैं आपके प्रोग्राम से पहले असद उमर साहब का देख भी रहा था ट्विटर पे, तो मेरे ख्याल में कल शायद उसकी मीटिंग भी मेरे ख्याल में है, तो उस पे वहाँ जो मुनासिब फैसले हैं वो ले भी लिए जाएंगे सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर। लेकिन सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मरकजी हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, मरकजी हुकूमत, हमारी राय ये है कि फुल लॉकडाउन जो 100% लॉकडाउन है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और सिंध पाकिस्तान का जो है, कराची पाकिस्तान का माशी हब है, तो अगर इस तरह फुल लॉकडाउन की तरफ कराची जाता है तो अभी जो तालपुर साहब ने उसमें कुछ प्रोविजोज ऐड किए हैं, उनमें कुछ मार्केट्स का, कुछ बिजनेस सेंटर्स की उन्होंने बात की है, लेकिन जो इमीडिएट तासुर आया है कल से वो ये है कि शायद 100% लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। उससे अब इसलिए एग्री नहीं करते कि अल्लाह ताला के
करम से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे रिकवरी रेट में जो निकला है कोविड से, और बाकी जो 2-1 मुल्क हमसे आगे हैं उनकी आबादी कोई 2-3 करोड़ से भी ज्यादा नहीं है। तो जो 20 करोड़ या 15 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क हैं, हमारी तो अल्लाह के करम से 22-23 करोड़ आबादी है, तो उसमें डिस्पाइट कोविड 3.9 का जीडीपी टच करना ये हम सबकी मुश्तरका काविश थी, जिसमें सिंध का भी रोल है, बाकी सूबों का भी रोल है। तो मैं यहाँ पे मैं चाहूंगा, देखें ये इस वक्त इशू हेल्थ का है, तो अवाम जो आखिरी चीज देखना चाहती है वो ये कभी नहीं देखना चाहते कि सिंध या मरकज आपस में डाउन हो, लॉगर हेड्स पे, वो नहीं देखना चाहते। हमारा पॉइंट सिर्फ सिंध हुकूमत के सामने ये है, आखिरी नुक्ता पेश करता हूं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट पेश किया, तो हम ये इनको सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपने जहां जहां आपको ज्यादा मसला आ रहा है वहां तो आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन फुल अगर आप करेंगे तो उसका हमारी इकोनॉमी पे बड़ा जो है वो नेगेटिव असर पड़ेगा। अली साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह अभी जो सुबह से खबरें आ रही हैं, अगेन फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं एंड वेरी वेल अवेयर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये आ रहा है कि जी रिवाइज्ड इन्होंने जो है वो एसओपीज जारी किए हैं, अपना नोटिफिकेशन रिवाइज कर दिया। मेरे सामने डिटेल जो है वो पड़ा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कुरंगी एसोसिएशन वाले हैं उनसे भी बात हुई, नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उस पर वो भी कह रहा है कि हमें भी इजाज़त है, बाकी और सारी उसमें चीज़ें कर दी। फिर ये आके कहना कि नहीं जी ये इस तरह मईशत के खिलाफ जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो उससे वही तासुर मिल रहा है कि शायद क्योंकि अब सिंध का विजिट होना है तो वो टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं। ये क्यों, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इससे कंफ्यूजन फैलती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इतनी बचकाना हरकत तो हम नहीं कर सकते और ना हमारी हुकूमत की ये सोच है। फवाद साहब ने सिर्फ फुल लॉकडाउन की मुखालफत की है, बाकी इसमें कोई सियासी बात नहीं है। और जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब जहाँ कहीं जाते हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनको टेम्परेचर या हीट बढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो अगर कराची जाते हैं या लाहौर जाते हैं, सारे उनके अपने शहर हैं, सब मुल्क शहरों का उन पे इक्वल हक है और वो अपने मुल्क में है, किसी गैर मुल्क में तो नहीं है। तो उनको ऐसी कोई, मैं नहीं समझता हमें कोई जरूरत है ऐसे किसी भी काम करने की। सिर्फ हमारा नुक्ता नजर ये है कि जब इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान की इकोनॉमी अब अल्लाह के करम से जबरदस्त ट्रैक पे चल पड़ी है, तो हम एब्रप्टली या हैजानी कैफियत में कोई ऐसा फैसला ना करने कि दोबारा वो डाउनवर्ड है वो ट्रेंड शुरू हो जाए। बाकी हम ये इनका एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर या लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन इशू ऐसा है कि इसको कोई सुबह अकेले नहीं कर सकता, इसको फेडरेशन की सारी इकाइयों ने और मरकज ने मिलकर इसको करना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आखिरी बात, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो NCOC है जिसको असद साहब हेड करते हैं, वहाँ मुराद साहब भी हैं इनके CM साहब, तो इंशाल्लाह होपफुली वहाँ अच्छे डिसीजंस हो जाएंगे। हमारी कंसर्न को मैं दोबारा तालपुर साहब के सामने गोल गुजार रख रहा हूँ, वो ये है कि 100% लॉकडाउन के हम पहले हक में थे ना अब हक में। तालपुर साहब से भी लॉकडाउन का कांसेप्ट था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको अपना अल्लाह का करम हुआ था हम पे। तालपुर साहब, आपको ये बात, आप भी मेरा ख्याल जब मैं पूछ रही थी तो आप भी मुस्कुरा रहे थे, क्या ये सियासी बयान था, ये सियासत के लिए जो है वो किया जा रहा था? क्योंकि एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि जी हम सिंध में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन फवाद साहब बहुत वेल अवेयर हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह फिर भी ये बयान आना। हाउ डू यू सी दिस? जहाँ तक खान साहब के आने की बात है, मैं तो उनको वेलकम करूंगा। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते जरा पहले आते, पहले भी चक्कर मारते, कुछ बातें जो आपने की थी पूरी करते, जो स्कीम्स की बात की थी वो स्कीम्स हमें आप देते। आपने तो हमारा शेयर भी हमें नहीं दिया, हमारे सिंध के पानी का शेयर भी दूसरे सूबे में जा रहे, तो मेरे ख्याल से खान साहब को तो बहुत पहले आना चाहिए था। जहां तक रही सियासत की और डर की, तो आपको पता है PTI की क्या स्टैंडिंग है आज सिंध के अंदर। इनके 2 सिटिंग MPs शहरियार शर और अबरो साहब इनकी पार्टी को अलविदा कह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनके जितने भी मेजॉरिटी ऑफ इनके MPs हैं वो सब हमसे डिमांड करते हैं कि हम सिर्फ उनसे वादा करें उनको सीट एडजस्टमेंट करने का, तो अभी हम वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है। आपने अभी देखा इलेक्शन जो हुई हैं जितनी भी आज तक सिंध में, वो सारी इलेक्शन हमने जीती हैं, चाहे वो सीट MQM की हो चाहे PTI की हो। अभी वाडा ने जो सीट छोड़ी वो भी आपने देखा, वो पहले नंबर से 5वें 6वें नंबर पे आ गए। तो खैर सियासत करना सिंध में आसान नहीं है इनके लिए, मेरी दुआएं ज़रूर इनके साथ हैं, पर जो लोगों की जो गुस्सा, जो गम और गुस्सा है, जो इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो इनको कुछ तरक्की मेरे ख्याल से यहाँ पे बेहतरी आने नहीं देंगे।
दूसरी आपने जो बात की मेरे भाई ने, अली अहमद खान साहब ने, तो मैं उनको फिर से बता देता हूँ कि ये स्मार्ट लॉकडाउन ही है, पर हम सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। जो चीज़ों पे NCOC को एतराज़ था वो सारी ऑलरेडी खुल चुकी हैं। तो अब उस चीज़ों के बाद फवाद चौधरी का आके ये कहना कि लॉकडाउन खत्म कर दो और बंद कर दो, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट ही इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रही है और अपने आप का अपना एक स्टेचर खराब कर रही है। क्योंकि वहां पे असद उमर कह रहा है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, और यहाँ पे जो है फवाद ये बात कर रहा है। तो ये दो चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही, ना हमें आ रही है ना पब्लिक को आ रही है। आपको पता है सिंध हुकूमत कितना विगरलेसली काम कर रही है और सिंध हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट कितने अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेट मी अप्राइज यू, देयर आर 253 वैक्सीनेशन सेंटर्स ओनली इन द सिटी ऑफ कराची। इनके शायद पूरे पंजाब में भी इतने वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं है। अच्छा, और जहां तक बात है वैक्सीनेशन की, हमने पिछले 24 आवर्स में 1,84,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और वो उनकी नादरा डेटाबेस पर भी सारे फिगर्स जाते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनको चाहिए हमसे कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें। ये सियासत करने का टाइम नहीं है, ये लोगों की खिदमत करने का टाइम है और उनकी जाने बचाने का टाइम है। ठीक है, ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कस हो रहा था कि जो स्टेटमेंट्स दोनों साइडों से आती हैं वो ऑब्वियसली एक तो कन्फ्यूजन जो है वो फैलाती हैं, इट्स इन बैड टेस्ट। अब हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, ये सारा लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट करना चाह रही है, उस पर उनका क्या बयान आया है आज, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, बजाय इसके कि एक नादिर शाही हुक्म के तहत नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन मुल्क को कई महीने पीछे ले जाता है, कई 100 अरब का नुकसान होता है, सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज की बंद हो जाती है, सप्लाई चेन हर चीज की सप्लाई चेन बंद हो जाती है। ये भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है, ये पुलिस की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है और ये सिर्फ गवर्नमेंट की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया है। अरे साहब, किसी वक्त तो सियासत जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब ये भत्ताखोरी के लिए लगाया गया, पुलिस की भत्ताखोरी के लिए लगाया गया, ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? हम सब जानते हैं कि वहाँ पे खुद असद उमर साहब बात कर रहे हैं कि वहाँ पे SOPs नहीं फॉलो हो रहे, वहाँ पे केसेस जो हैं देयर ऑन द राइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या बात है कि भत्ताखोरी के लिए लगाया जा रहा है? ये क्या किस किस्म का बयान है? देखें, अभी जो गुफ्तगू हुई है, तालपुर साहब ने जो बात की है, तो अगर फुल लॉकडाउन की बजाय ये लोग स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, मैं तो फिर उसको वेलकम करता हूं। और मैं समझता हूं कि NCOC में इस पे असद साहब और उनकी सारी टीम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इस पे मुनासिब फैसले कर लेगी। हमारी देखें, हमारी इस पे कंसर्न, हमारी इनसे कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है। हमारी कंसर्न सिर्फ ये है कि हुजूर वाला बड़ी मुश्किल से मुल्क चल पड़ा है। शुरू में जब फुल लॉकडाउन की बात मुराद साहब ने की थी 1.5 साल पहले CM साहब ने, उस जमाने में खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट मुतारफ कराया और काफ़ी हमने फ्लैग भी रिसीव किया, तनकीद का भी हमें सामना हुआ, लेकिन उसके बाद उसके फ्रूट सबके सामने आए। फिर सेकेंड वेव में जब हम इनको समझाते थे कि आप ना करें जलसे, बिलावल साहब और मरीम बीबी जाते थे, जलसे करते थे, लोगों को भी कोरोना कराया, खुद भी कोरोना का शिकार हो गए। तब इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त इनको सिर्फ ये नजर आ रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू तालपुर साहब, इनको ये नजर आ रहा था कि दे वांटेड द PTI गवर्नमेंट टू बी किक्ड आउट ऑफ पावर, और उसके लिए दिसंबर की तारीख भी दे दी, दिसंबर 2020 की। और ये वो सेकंड वेव का जमाना था जब बिल्कुल पीक पे सारा जा रहा था। मुझे याद है हमारे मर्दान नौशहरे में वज़ीर आज़म साहब ने रशक इकनॉमिक जोन का, हम उनके जलसे की तैयारी कर रहे थे, वो उन्होंने कैंसिल कराया कि और उसमें फिर 3-4 महीने तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज हम लोगों ने नहीं की। ये वो टाइम था जब हम इनको रिक्वेस्ट करते थे, उस वक्त इनको कुछ नहीं समझ पड़ती थी कि हम क्यों इनको कह रहे हैं। मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, अगर अब ये समझते हैं कि गलती पे है, उनको लॉकडाउन करना चाहिए था, लेकिन हम दोबारा इनको ये कहेंगे कि फुल आप ना करें, और अगर नहीं करे तो अच्छी बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सारी बात हो गई। मुझे ये बताइए कि जो ये भत्ताखोरी वाली बात है, पुलिस की भत्ताखोरी, हुकूमत सिंध की भत्ताखोरी, ये क्या बयान है? लेकिन हलीम साहब ज़ाहिर है वहाँ अपोजिशन लीडर हैं, जो मरूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। कुछ चीजों में शायद ऐसे कोई शिकायत हो, लेकिन मैं एक और मरकज में भी मैंने फील किया है
क्योंकि इनकी अच्छी खासी यहाँ तादाद मौजूद है पीपल्स पार्टी की, और इनके जो हमारे ऑनरेबल मेंबरान प्रोग्राम में भी हमारे साथ बैठते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि खुदा न खास्ता सिंध तहरीक इंसाफ के लिए कोई नो गो एरिया है या और जमातों के लिए, ये कोई इंतकाल शुदा ज़मीन तो नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे। यहाँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ सब ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करनी है। बिलावल साहब मेरे ये इस वक्त जो मैं अपने गाँव में बैठा हूँ हाथियान तख्तबाई में, मेरे बिल्कुल 10 किलोमीटर के फासले पे दूसरे हल्के में बिलावल साहब यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, तो हम तो उन सबको वेलकम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी मरहुमा, वो पेशावर से और हमारे चतराल से इलेक्शन लड़ा करती थी, तो हम सब, हाँ ये है कि बिल्कुल चैलेंज है और हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम ये समझते हैं, उससे आप या तालपुर साहब बेशक एग्री ना करें, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन की वाहिद जमात तहरीक इंसाफ रह गई है। पीपल्स पार्टी एक जमाने में थी, अब वो सिंध के इंटीरियर एक जमात रह गई है, कराची में उनके प्रेजेंस से कम, वो एक और डिस्कशन है, उसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन मैं जरा हम फील करते हैं कि हमने हमारे पास सिंध में एक अच्छा चांस है और हम जरूर उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन इस तरह की जो कंफ्यूजन मत फैलाएं इंशाल्लाह। जी ठीक है, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है सिंध में, हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कराची में सिंध में इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आला आने वाला है 2023। चले ये लाइक आई सेड दिस इज सेपरेट डिबेट। तालपुर साहब की तरफ चलती हूँ। तालपुर साहब, अली साहब भी वैसे तो हम इनसे बड़ी जो है ऑब्जेक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज हलीम आदिल शेख साहब को ज़्यादा पता होंगी, तो आपने क्या ये भत्ता माफिया के लिए लगा रहे हैं आप ये स्मार्ट लॉकडाउन, और ये पुलिस की भत्ताखोरी यहाँ पे शुरू होगी और इसीलिए आप लोग लगा रहे हैं, पैसे बनाने का एक जरिया है? फिर से एक बार मेरे ख्याल से ये कम्पीट करना चाह रहे हैं फवाद चौधरी के साथ हलीम आदिल शेख। भत्ताखोरी की जो बात कर रहा है, बहुत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे कराची को पता है कि सबसे बड़े लैंड माफिया ये खुद हैं। चाइना कटिंग इन्होंने की हुई है। मुन्नी बेगम हमारी नेशनल स्टार की भी फार्म हाउस पर अभी तक इनका कब्जा है। काफ़ी कब्जे तो हमने हलीम आदिल शेख साहब के उनसे वापस लेके दे दिए। असल में बात करने का एक सलीका, एक तरीका होता है। मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात कर रहा हूँ ना, बहुत तलख बातें मुझे करनी है, पर मैं नहीं कर रहा कि इनका जो बात करने का तरीका इतना मीठा है कि आई फील लाइक नॉट सेइंग मेनी थिंग्स आई वांट टू से। तो थोड़ा ये प्यार उनमें भी डालिए। और जहाँ तक खान साहब की बात है, मैंने पहले भी कहा हम वेलकम करते हैं आपको कराची में। जी आपको पहले आना चाहिए था। और अली मोहम्मद खान साहब आप आए तो मेहरबानी करके रात का खाना मेरे साथ खाइएगा, मेरी दाल रोटी मिलके बैठ के खाएंगे। हम बिल्कुल भी आपको नहीं रोक रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग आए, हम बेहतरी चाहते हैं आपकी तरफ से। हम चाहते हैं आप फंड्स अपनी इस तरह से बाकी सूबों में यूटिलाइज करते हैं, आप यहाँ पर भी यूटिलाइज करें। और आप आके देखिए, मैं आपको हेल्थ सिस्टम दिखाऊं हमारा कैसा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्यों लोग दूसरे सूबों से भी आके कराची में अपना इलाज करवा रहे हैं जो हमारे सिंधी नहीं है, पर हम उनको वेलकम करते हैं। आप बजट देखिए कितना हमने एलोकेट किया, जो बाहर के सिंधियों के अलावा जो हम खर्च कर रहे हैं, तो बहुत सी बेहतरी है। ये ऐसे ठीक है, ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन एक शिकायत जो आपसे आती है और बिल्कुल वैलिड है, असद उमर साहब जहां आपके फैसलों की जो है तायीद कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एसओपीज़ का सबसे कम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंध में हो रही है और लोएस्ट 33% पे उन्होंने कहा कि हो रही है। क्या आप ये नहीं समझते कि जो हम इस वक्त ये विजुअल्स देखते हैं, आए दिन हमारे रिपोर्टर्स दिखाते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं जहाँ कोई एसओपीज़ की पासदारी नहीं हो रही, कोई वहाँ पे जो है वो एसओपीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्या आप नहीं समझते प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर? अगर आप ये करवा लेते तो शायद अभी आपको जिस पार्शल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, व्हाटएवर, उसकी तरफ भी ना जाना पड़ता। क्या आप समझते हैं कोताही हुई है आपकी तरफ से? डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे अभी शेयर करूंगा वो डिटेल्स, जिस तरह से हम जितने स्मार्टली हम डील कर रहे हैं अभी इस मामले से। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूसी वाइज पूरी लिस्टें बनी है कहाँ पे कितना कोविड फैला हुआ है। इट्स ऑल ऑन आवर फिंगर टिप्स ऑन द कंप्यूटर। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना कोविड है उतना ही वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हाईएस्ट हमारा कोविड का रेशो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तकरीबन 33% है। नंबर 2 पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे 22% है। तो आप जब देखेंगे एसओपीज फॉलो कराने के लिए, आज डीसी ईस्ट ने 109 चलान किए हैं दुकानों को, लोगों को फॉर नॉट फॉलोइंग द एसओपीज। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ पर 22% का रेशियो आ रहा है, वहां पर हमने आज 94 लोगों को जो है चलान किया है। लेट मी इंटरजेक्ट विद योर परमिशन, लेट मी इंटरजेक्ट। आज किया है ना सर फाइन, ये तो चीज़ें पीछे से चल रही हैं। अब ऑब्वियसली 33% या 31% वो एक रात में तो नहीं हुआ, ये कितनी देर से आ रहा था कि सिंध में, कराची में, आप किसी मार्केट में आप चले जाए, इवन इस वक्त मेरे सामने पुलिस वालों के विजुअल्स आ रहे हैं, एसओपीज बहुत देर से फॉलो नहीं हो रहे, विच इज़ व्हाट्स लेड अस टू दिस पोजीशन।
देखिए जी, वी हैव बीन ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं तो आपके तवज्जुह से भी डॉक्टर साहिबा आपके व्यूज़ को भी ये मैसेज दूंगा कि सिंध हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है, चलान कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, पर जब तक लोग सीरियसली इस मसले को नहीं लेंगे, जब तक लोग इसकी सीरियसनेस नहीं देखेंगे, जब तक लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का क्या हशर हो गया सिर्फ SOPs ना फॉलो करने की वजह से, तो हम तायीद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, पर जब तक अवाम खुद इस मामले में सीरियस नहीं होगी तब तक ये इश्यूज चलते रहेंगे। अगर अवाम सीरियसली इस मामले को आज भी लेती है तो 9 तारीख से हम खुला डुला माहौल में अपने काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आपको पता है we're a nation, और खैर फॉर दैट मैटर इवन वेस्ट में लॉज अगर फॉलो होते हैं तो वो इसकी वजह ये है बिकॉज दे नो कि अगर नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा होगी। सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी तो कौम वैसे ही जो है वो जब तक प्रॉपर सज़ा ना हो या डर खौफ ना हो तो कुछ वो फॉलो नहीं करते। तो क्या बेहतर नहीं होता कि इसको पहले से जो है ये सज़ा लगा देते, कोई फाइन होता, कुछ होता, प्रॉपरली जो है वो किया जाता? आपको याद होगा जब ये कोविड के मसले शुरू हुए थे और जब मुराद अली शाह साहब हाथ बांध कर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे और एक्शन भी ले रहे थे कि SOPs फॉलो करें, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे थे कि नज़ला है, जुकाम है, घबराना नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब वो रोल मॉडल है जिसको फॉलो करने के बाद पाकिस्तान ने ये सारे मसले मसाइल हल किए। अगर ये चीजें अपराइज ना करता, सामने ना लाता, तो आज क्या हमारा हाल होता यहाँ पे। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हमारे मुल्क पर। तो फिर भी हमें यही एक रिक्वेस्ट है, यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। मैं आपको बताया हम किस तरह से चालान कर रहे हैं। क्या आपके ख्याल से हमारी वोटर, हमारी शहरियों को चालान करना, अरेस्ट करना हमें क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। बट वी आर स्टिल डूइंग द बेस्ट वी कैन डू, बट अगेन द पब्लिक हैज टू कोऑपरेट इफ दे हैव टू नो द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। अच्छा, फाइनली बस मुझे ये बता दी, सेगमेंट जो है क्लोज करना है क्विकली। इस वक्त बेड्स की, ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है सिंध में, कराची में, बिलखुसूस कराची में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्विकली मुझे अगर बता दें। कराची में 70 से 80% बेड्स कोविड वार्ड के ऑक्यूपाइड हैं, जिसकी वजह से हमने नए बेड्स का बंदोबस्त कर दिया है। जो भी हमारी जो डिमांड्स थी हमारी मेडिकल टीम की, वो सारी मुराद अली शाह साहब ने अपने पूरी करवा दी हैं, वार्ड्स बढ़ा दी हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी ऐसा यहाँ पे डर या खौफ की बात नहीं है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन रुक जाएगा, सिलेंडर्स नहीं होंगे। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। बट एज आई टोल्ड यू, 1 महीना 4 दिन पहले 511 लोग अस्पताल में थे, ट्रीट हो रहे थे, और आज उनका फिगर 3000 को पहुंच गया है। तो वी हैव टू कीप विजिलेंट आई एंड वी हैव टू टेक द नंबर्स एंड द स्कोर्स डाउन, अदरवाइज वही हो सकता है जो पड़ोस में हुआ था। अल्लाह ना करे जी जो पड़ोस में हुआ वही हो। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और तालपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद PMLN की सियासत में क्या हो रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कश्मीर के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत पर जो है वो बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है जी नून से शीन निकलेगी, कोई कह रहा है कि जी मरियम नवाज साहिबा को खामोश कराया जाएगा, और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो चलाया जाएगा। साथ ही साथ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं रिगिंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, उस पर कहा गया था शवाहिद पेश करेंगे, और 30 तारीख की एक डेट भी दी गई थी, बट अभी तक वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो क्या रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत में? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो फॉल आउट है AJ के इलेक्शन के बाद, उसमें बहुत सारी इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, और कहीं जो है वो एक तरफ तो ऑब्वियसली AJ का इलेक्शन था, उसके बाद साथ साथ जो है सियालकोट में भी जो है वो इलेक्शन PP38 था। वहाँ से कन्फ्यूजन जो है PMLN के अंदर वो बहुत ज़्यादा आया हो रही है। मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहती हूँ कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, फिर ज़रा आगे चलती हूँ। कोई 40-50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कैंडिडेट की इमाम पे होंगे, उनके वोटर सपोर्टर होंगे, उनको वहाँ पे बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया। PTI का जनरल इलेक्शन में वोट उनको पड़ा 40,000, अब उनका वोट जो है वो 22,000 बढ़ गया है। जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट जो है वो किस तरह से कास्ट हो गया? अपोजिशन के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं।
अच्छा, अभी भाई साहब कुछ दिन पहले ही मलिक अहमद साहब और ज़ुबैर साहब जो उन्होंने एक टेलीविज़न टॉक शो में बात की, उन्होंने भी कंग्रेचुलेट किया कि हमें कोई शवाहिद इस तरह के नहीं मिले जिसमें धांधली हुई है। तो इससे वो तासुर उभर रहा है कि शायद ये आफ्टर थॉट है, या ऑफ कोर्स दो जो इस वक्त ग्रुप्स हैं PMLN के अंदर वो उसकी एक्कासी है। PMLN के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, बाकी सब लोग एक PMLN की पॉलिसी है जो उसका बयानिया है उसके मुताबिक काम करते हैं। टीवी पर हर रोज़ हमारे 20-25 लोग जाते हैं, मुख्तलिफ सवाल होते हैं, उसमें वो कोई जवाब दे देते हैं तो उसी पर कह देते हैं हाँ जी उन्होंने मुबारकबाद दे दी है, तो मुबारकबाद दी जाती है कि हाँ जी मुबारक हो आपको, आप इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन के हकायक बड़े आप सबके सामने हैं कि ये पहला बाई इलेक्शन है जहाँ वोटिंग जनरल इलेक्शन से ज़्यादा हुई है, जिसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। इस तरह कश्मीर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो वहाँ पर वो इकट्ठे कर रहे हैं तफसीलात, कल भी वो कुछ लेकर आए थे, तो इंशाल्लाह 5-6 दिन में एक वाइट पेपर शाया कर देंगे। वहाँ भी इसी किस्म के मामलात हैं जो 2018 में हुआ, जो GB के इलेक्शन में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, सब एक ही किस्म के मामलात हैं। अच्छा, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, बिल्कुल आप कहते हैं सवाल जो है होता है उसके जवाब में कोई मुबारकबाद दे दी होगी, बट यहाँ पे कैटेगोरिकली ये कहा गया कि हमें रिगिंग के कोई उस तरह की शवाहिद नहीं मिले। ये कहा जा रहा था, कल मलिक अहमद साहब ये कह रहे थे, इवन ज़ुबैर साहब जो हैं वो इस बारे में ये बात कर रहे थे, और अब आज राना सनाउल्लाह साहब ये बात आके कर रहे हैं कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह वगैरह सुन चुके हैं आप। तो इससे लगता है कि दो बयानिए जो हैं वो चल रहे हैं। दो बयानिए नहीं, इलेक्शन के बारे में हर मामले में एक ही बयानिया है। मुस्लिम लीग का बयानिया बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इलेक्शन के बारे में है, मैंने कहा कि इतने लोग जाते हैं टीवी पर, उसमें मुख्तलिफ सवाल होते हैं, वो उस पैराए में बात कर देते हैं। जो कुछ सियालकोट में हुआ सारा पाकिस्तान जानता है, सारे लोग जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ, उसके हकायक हम इकट्ठे करके दे देंगे। अगर आप शहादतें चाहते हैं, सबूत चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिगिंग में हमने इतना तजर्बा हासिल कर लिया है कि अब सिर्फ रिगिंग इलेक्शन के दिन नहीं होती, वो बड़ी मामूली होती है, इलेक्शन के दिन होती है। इलेक्शन से पहले मामलात को निपटाया जाता है। जो हमने GB में देखा, फिर हमने कश्मीर में देखा, वही मामलात सियालकोट में हैं। तो इलेक्शन को जब तक हम एक मुकद्दस फरीजा नहीं समझेंगे, इलेक्शन का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम की वोट का एहतराम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। जब हम ये समझ आ जाएगी, इससे पहले भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब रेगिंग की आपने बात की, आपने कहा कि हम जानते हैं कैसे करनी है क्या है, तो अभी भी आप वो बात कर रहे हैं, तो जरा एलैबोरेट करें इस पे क्या आप कहना चाह रहे हैं रेगिंग के हवाले से, कि रेगिंग कैसे होती है, क्या वो? हर इलेक्शन की रिगिंग अपनी होती है, हर हल्के की रिगिंग अपनी होती है। ये एक मुल्क के अंदर एक साइंस बन गई, एक आर्ट बन गई है रिगिंग जो है। माशाल्लाह हमने बहुत इस मामले में तरक्की हासिल की है। मैं इसकी बयान करना शुरू करूँ तो खत्म नहीं होगा, और इसमें सब इन्वॉल्वड हैं ऑफ कोर्स। उम्मीदवारों को बुलाकर कहा जाए कि अपनी वफादारियत तब्दील कर लो, वहीं से रिगिंग शुरू हो जाती है। जब लोगों को दबाया जाए, जब लोगों को लालच दिए जाए, उनको ओहदे के लालच दिए जाए, उन्होंने कहा कि फलानी जमात में आ जाओ, जब हुकूमती फंड इस्तेमाल किए जाए, हुकूमती जराए इस्तेमाल किए जाए, तो लेकिन तो सभी करते हैं ना, आप लोग भी करते थे, इसका मतलब ये दिस इज प्रेवलेंट इन आवर पॉलिटिक्स। अगर हम करते थे तो बिल्कुल गलत करते थे, हमने कभी ऐसे हरबे इस्तेमाल नहीं किए। सर मुझे अच्छी तरह याद है सरदार अयाज सादिक साहब का इलेक्शन था, कैसे वहाँ पे रातों रात सड़कें बनी, मैंने खुद देखी है, मैं खुद जाके जो है वो कवर करती रही, मैंने खुद देखा है किस तरह इलेक्शन का वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे जो है वो सड़कें बनी, सारा कुछ। तो वो जो बात आती है कि हुकूमती फंड्स इस्तेमाल होते हैं, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो अनफॉर्चुनेटली सब करते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्टिफाइड। आप उसको अगर आपने मुवाजना ही करना है, मुवाजना भी कर लें। मैं तो कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर में 2016 में इलेक्शन हुआ था, हमारी हुकूमत थी, वहां पर पता कर लें, किसी ने किसी पर दबाव डाला, किसी को दफ्तरों में बुलाया गया, किसी को लालच दिया गया, कुछ नहीं हुआ। अगर अयाज सादिक साहब के इलेक्शन में कोई सड़क बनी है तो गलत बनी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि SHO इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर बाहर से अफसरान जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस किस्म के मामला जब होते हैं तो उसे इलेक्शन रिग होता है। तो ये इलेक्शन की रिगिंग से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान मुल्क का ही होता है। चले सर, अभी जो दो बयानियों की बात हो रही है, प्रोड्यूसर अगर निकाल लीजिए जो ज़ुबैर साहब ने अगले दिन बात की है, ज़रा प्लीज़ ज़रा वो सुनवा देते हैं।
और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्रोड्यूसर साहब, जो मलिक साहब ने बात की, जो मुबारकबाद दी है, वो किसी जवाब में नहीं दी, वो उन्होंने जेन्युइनली कहा हमें कोई शवाहिद नहीं नज़र आए रिगिंग के, और मुबारकबाद उन्होंने दी उस्मान डार साहब को। ज़रा ये भी सुनवा दीजिए पहले। फहद जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको एग्री करूँगा काफ़ी हद तक कि एक दो बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कंफ्यूजन आप कह लें, या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। बस अब ये अब क्या है कि मज़ामत करनी है या मफामत करनी है, ये अब समझ नहीं आ रही कि PMLN, क्योंकि जब से अगेन AJK का इलेक्शन हुआ है वहाँ पे इस बयान से, और शहबाज शरीफ साहब वाज मिसिंग इन एक्शन, वो कहीं नज़र नहीं आया आपको, तो उससे फिर अगेन दिस लेट्स क्रेडेंस टू वो बयानिया कि जी दो नून लीग जो हैं वो चल रही हैं, दो बयानिया चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हर रोज नजर नहीं आते। मैं इस पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ, इस पार्टी के नायब सदर हैं, सारे मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के कहने पर जाते हैं। किसी कैंपेन में नहीं गए वो, अनप्रेसिडेंटेड जी सर, इज़न्ट इट अनप्रेसिडेंटेड कि किसी इलेक्शन कैंपेन में जो सीट्स इवन लाहौर से थी, वहाँ ना हमजा साहब नजर आए, ना शहबाज शरीफ साहब, कहीं भी जो है वो नजर नहीं आए इस इलेक्शन कैंपेन में आज़ाद कश्मीर वाले। पूरे 2016 के इलेक्शन कैंपेन में मियां साहब सदर थे, कोई आदमी नजर नहीं आया था। हमने कभी ये मामलात इस्तेमाल नहीं किए। इस दफा एक भरपूर कैंपेन चली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चलाई है, और 27 जलसे आज़ाद कश्मीर में किए हैं, और एक ही बयानिया है मुस्लिम लीग का कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। मैं जुबैर साहब के जो आपने क्लिप चलाया, मैंने सुना वो नहीं था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है उनकी बातों से। अगर ये बातें किसी पैराए के अंदर हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बातों बड़ी कन्फ्यूजन नजर आई है, तो मैं उनसे बात कर लूंगा, और उनकी कन्फ्यूजन अगर कोई है तो दूर कर दूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये टॉक शोज में कन्फ्यूजन जरूर उसकी बात की जाती है कि दो बयानिए हैं, मुझे आज तक दो बयानिए नजर नहीं आए। बयानिया दो हो नहीं सकते, ना सियासत में मुजाहमत होती है, ना मुफाहमत होती है, सियासत असूलों पर होती है, सियासत आइन के मुताबिक होती है। हमारी सियासत आइन की बालादस्ती के लिए है। अगर उसमें हमने हल्फ उठाया हुआ है आइन के दिफा के लिए, ये कौमी असम्बली के मेंबर का हल्फ होता है, यही हर सियासतदान का हल्फ होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हम अगर आइन टूटेगा तो हम मुजाहमत करेंगे, वरना सियासत असूलों के मुताबिक है। सियासत असूलों जो तरीक़ाकार है मुल्क के अंदर सियासत का, पार्लिमानी सियासत का, उसकी कदरों के मुताबिक ही सियासत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ये आपको फिर, क्योंकि अगेन बार बार बात यही हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर बात हो, चलें जी आप लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मली एक्टिव हैं वो, उनका या कोई बयान आ जाता है या वो ट्विटर पे जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, ना वहाँ पे कोई इजहार हुआ ख्यालात का, उसके बाद ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कोई उन्होंने धांधली की बात नहीं की। इवन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आपकी जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने आपसे कैटेगोरिकली कहा कि अगर नहीं आपके पास शवाहिद नहीं है तो इस पर बात ना करें। और फिर अगेन जुबैर साहब की ये स्टेटमेंट, ऐसी बात, कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी भी मीटिंग के अंदर। मैं मुस्लिम लीग का सीनियर नायब सदर हूँ, हसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने आज़ाद कश्मीर जाकर PMLN AJK के सदर के साथ बैठकर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी बातें की, जो वही PMLN का बयानिया है। अगर आप एक टॉक शो पे एक शख्स की बात कर दें कि वो बयानिया है, तो वो बयानिया नहीं है सर। लेकिन वो जो शख्स है वो स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का। इट्स नॉट जस्ट एनी पॉलिटिशियन को इस तरह नहीं है कि आपकी पार्टी से किसी ने भी उठ के बात कर दी, तो जो वो बयान दे रहे हैं उसमें ऑब्वियसली फिर वो एक वजन समझा जाता है। देखिए, अगर आप उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं एज अ स्पोक्स पर्सन आकर उनकी नुमाइंदगी करें तो फिर बात फर्क है। अगर वो एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आपके प्रोग्राम में आई हैं, मैं भी अभी आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट के तौर पे आया हूँ, आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा जो सब मेरे ज़हन में है। मैं कोई पार्टी का बयानिया यहाँ आपके सामने नहीं रख रहा, मैं जो मेरी ज़हन में आपके सवाल का जवाब है वो आपको बता देता हूँ। यही बात जुबैर साहब ने भी की है, यही अहमद खान साहब ने की है। अब उसको हम पकड़ के सारा दिन उसकी खाल उधेड़ते रहे कि जी फलाना ये कह गया, फलाना ये कह गया। मैंने हमारी पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, वो पार्टी का बयानिया होता है। जब पार्टी की नुमाइंदगी हम करने जाते हैं, अपने कहीं जाते हैं, प्रेस आती है, वहां पर बयान करते हैं, वो पार्टी का बयानिया होता है।
माजरत के साथ इस वक्त भी आप अपनी पार्टी का बयानिया जो है वो पेश कर रहे हैं ना, योर हेयर एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसी कैपेसिटी में आके पार्टी का ही बयानिया पेश कर रहे हैं ना सर? ऐसी बात नहीं है, आपने प्रोग्राम में बुलाया है, मैं एज अ पार्टिसिपेंट आया हूँ। आप जो सवाल करेंगी उसके मुताबिक मेरे ज़हन में जो जवाब है, क्योंकि तफसील में बात करनी होती है, मैं उसकी तफसील बयान कर दूंगा। उसको अगर आप कल कहना शुरू कर देंगे आपने फलाने दिन ये कहा था और फलाने दिन ये कहा था, तो बात ये नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने पार्टी का बयानिया सुनना है तो जो पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देख लें। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूछ लीजिएगा जुबैर साहब से उनका क्या मतलब था, ताकि हमें भी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाए और शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और उसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अच्छा जी जुबैर साहब, जी बिल्कुल। अच्छा अब आ जाएगी। अगर उनको मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर किसी को बात क्लियर ना हो तो शहबाज शरीफ साहब से बात कर लिया करें या मुझसे बात कर लें या यासिर इकबाल साहब से बात कर लें। मैंने सबको यही बात कही है, लेकिन प्रोग्राम में जब जाते हैं वहां पर एक माहौल होता है, उसके अंदर बात हो जाती है। चले ठीक है सर, आज से फिर ये कि ये इनफरादी उनकी राय है, ये PMLN का जो है वो राय नहीं है, इनफरादी राय उसको हम कंसिडर किया करेंगे। अच्छा इनफरादी राय एक प्रोग्राम में दी गई है, अगर आपने PMLN का मुझसे चाहिए तो मुझे कह दिया करें, मैं उसके मुताबिक बात कर दूंगा। चले सर, अगली दफा से ना मैं स्पेसिफाई करूंगी कि ये शाहिद खाकान अब्बासी का या मोहम्मद जुबैर का पर्सनल ओपिनियन है, ये PMLN का जो है वो आप बयानिया में बताएं, ठीक है? आइंदा से स्पेसिफाई करें इस पे पार्टी का बयानिया क्या है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर आपको जो है वो कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि जमहूरी पार्लिमानी तरीके से हम कैसा इस हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर पंजाब और वफाक समेत इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनका हुकूमत को भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं उनका ना क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है कि किस तरीके से वो इस हुकूमत को अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलवाना चाहते हैं। हम मिल के काम करें तो पंजाब में हम बुजदार को भगा सकते हैं, वफाक में हम इमरान का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। भाई साहब, दरीना ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि आप आएँ और पंजाब को हम जो है वो टॉपल करें, आप ख्वाहिश पूरी कर दें उनकी? जी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, आगे बताएंगे कैसे होता है। अगर वो असूलों पर सौदेबाजी करके होता है, आइन से नराफ करके होता है, और जो हमने अवाम से वादा किया है कि हम कोई डील नहीं करेंगे, अगर उसके बगैर कोई रास्ता उनके पास है तो बिल्कुल हम सुनने को तैयार हैं, उस पर अमल करने को तैयार हैं। चलें, ये लेट्स सी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे क्या जो है वो पेशकश आपको करते हैं। लेकिन साथ साथ सर वो ये भी बात कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को उन्होंने, पार्टी वर्कर्स को और पार्टी को उन्होंने हिदायत की है कि जी इलेक्शन इसी साल होना है और आप तैयारी कर लें। आप रेडी हैं सर? जी, हर जमात इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होती है, और आज तो पाकिस्तान का माहौल ये है कि जितनी जल्दी इस मुल्क को एक शिफाफ इलेक्शन दिया जाए, अगर ये कश्मीर की नौयत का इलेक्शन या GB की नौयत का 2018 वाला इलेक्शन दिया जाए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इलेक्शन बेसूद है। जिस इलेक्शन में अवाम की राय का एहतराम ना हो, वोट की इज्जत ना हो, वो इलेक्शन बेसूद होता है। सर इस साल आपको इलेक्शन नजर आ रहा है? वैसे जिस तरह बिलावल साहब ने तैयारी का कहा है कि आपको भी इलेक्शन नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शन हर वक्त, आज ज़रूरत है मुल्क की इलेक्शन, मैं सिर्फ ये कहूँगा। बाकी पेशन गोइयाँ करना मेरा काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि आज मुल्क में इलेक्शन हो और आवाम को अपनी राय के इजहार का एक मौका दिया जाए और उसका एहतराम भी किया जाए। ऑन दैट नोट मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।